चलिए आज हम लोग का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें इसके पहले वाली क्लास में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, उसके अलावा ग्राही अंग क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, नहीं न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हुए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है कितने भाग में बांटा हुआ है, मतलब तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। फिर भी शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय जिनके द्वारा ये कार्य होता है वो तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। किसी जीव के या किसी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है वो जिस तंत्र के द्वारा होता है उस तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः तीन चीज आ जाता है। एक होता है ब्रेन जिसको मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा होता है मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और तीसरा होता है तंत्रिकाएं जिसको नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। ये तीनों मिल करके किसी भी जीव के या जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों के प्रति ये उत्तरदायी होता है। कौन? ब्रेन, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, नर्व। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, खास करके मानव की हम बात करते हैं, मानव का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है, औसत, एवरेज। कुछ जरूर नहीं है कि सबका इतना ही होगा, एवरेज, औसत नहीं। तो एक मनुष्य के ब्रेन का वजन लगभग कितने के बराबर होता है? 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। फिर शरीर के वजन का ये 2% होता है, मतलब आपके बॉडी का जो एवरेज एक औसत जो वजन होता है उसका 2% जो होता है मस्तिष्क का वजन होता है। कितना परसेंट? आपसे कोई पूछे कि आपके ब्रेन का वजन आपके शरीर का कितना परसेंट होता है तो क्या कहिएगा? 2%। कितना? मतलब यदि आपके बॉडी का वेट 100 kg है तो आपके ब्रेन का वजन वहां पर कितना होगा? 2 kg होगा। कितना होगा? 2 kg होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि पूरे शरीर का 20% O2 ब्लड इस्तेमाल करता है। ये ब्रेन जो है इतना पावरफुल है, इसको सोचो कि इतना वर्क करना पड़ता है कि आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% ये अकेले यूज करता है। ब्रेन जो होता है आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% ये अकेले यूज करता है, नहीं, और ब्लड का भी 20% अकेले यूज करता है ये। इसका मतलब है कि ब्रेन को स्वाभाविक रूप से ज्यादा कार्य करना पड़ता होगा, ज्यादा कार्य जो करता है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं, तो 20% ये अकेले यूज करता है, चाहे वो O2 हो या ब्लड हो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रेन जो होता है हमारा बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब ये ब्रेन जो होता है अब ये इतना पावरफुल है कि नहीं, कि कोई भी आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो तो उसको डिसीजन लेना कि ये करें कि न करें, वो करे कि नहीं करे, कि नहीं। तो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण मुख्यतः किसका होता है? ब्रेन का भी होता है। तो शरीर पर नियंत्रण के लिए हमारा मुख्य जिम्मेवार होता है ये ब्रेन होता है और मेरुरज्जु होता है। कौन होता है? ब्रेन और मेरुरज्जु।
तो ब्रेन और मेरुरज्जु में क्या होता है, मेरुरज्जु क्या है इसको समझाएंगे हम। ब्रेन और मेरुरज्जु में क्या होता है कि मान लो कोई कार्य हुआ, तो उस कार्य का विश्लेषण करना हो कि ये करें कि नहीं करें, है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके विश्लेषण करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कार्य हमारा ब्रेन करता है। कुछ कार्य वैसा होता है जो क्विक डिसीजन की जरूरत होती है, वहां पर विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है, तो वो कार्य हमारा किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मतलब कोई काम आप कर रहे हो और उस पर विश्लेषण की जरूरत है, तर्क वितर्क की जरूरत है, तो वो कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन। ब्रेन जो होता है विश्लेषण का काम करता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटना घट जाता है, वहां पर विश्लेषण की जरूरत नहीं है, जैसे अचानक सुई का चुभ जाना, अचानक सांप आपके सामने आ गया, अचानक नहीं, इस तरह की यदि घटनाएं घट जाती है तो वहां पर विश्लेषण की जरूरत नहीं है, वहां पर क्यों डिसीजन चाहिए कि क्या करे क्या नहीं करे। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, मेरुरज्जु होता है। तो विश्लेषण वाला काम कौन करता है, ब्रेन करता है। विश्लेषण वाला काम ब्रेन करता है, और क्विक कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो इस तरह से ब्रेन जो होता है जो ज्यादा कार्य करता है, और हमारे शरीर का जितना फंक्शन है, नियंत्रण समन्वय का जितना कार्य है, लगभग लगभग सभी पर नियंत्रण किसका होता है, ब्रेन का ही होता है। इसलिए उसको उतना सुरक्षा भी चाहिए, क्या चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। तो ब्रेन के सुरक्षा के लिए जो होता है ना, सबसे जो ऊपर होता है वो होता है हमारा खोपड़ी। क्या होता है, खोपड़ी। ये खोपड़ी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, कपाल अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपाल अस्थि बोलते हैं। तो ये खोपड़ी जो होता है ये क्रेनियम से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना है, आपसे कोई पूछे कि हमारा खोपड़ी किससे मिलकर के बना होता है, क्रेनियम से मिलकर के बना होता है। किससे, जो बहुत स्ट्रांग होता है, जो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद से ये खोपड़ी जो होता है 8 पार्ट्स में बांटा होता है। 8 पार्ट्स को मिला करके जोड़ करके हमारा टोटल खोपड़ी बना हुआ है। तो आपसे कोई पूछे कि खोपड़ी कितने पार्ट से मिलकर के बना है, तो 8 क्रेनिकल बोन से मिलकर के ये बना हुआ, मतलब 8 भाग को जोड़ करके तब हमारी खोपड़ी बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद खोपड़ी के जस्ट नीचे एक झिल्ली होती है, और वो झिल्ली 3 परत में बटा होता है। खोपड़ी के नीचे जो होता है, ऊपर तो आ गया खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे झिल्ली होता है। उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। तो हमारा मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। हमारा मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा हुआ है उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। आपको हम बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स है सब एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। वो झिल्ली उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से कोई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उसे वो क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो सेंसिटिव है, जो ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसकी हमारे बॉडी को एकदम जरूरत रहती है, तो हर अंग जो होता है, सेंसिटिव अंग जो होता है, वो एक झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। तो ब्रेन भी तो हमारा सेंसिटिव पार्ट हो गया, तो स्वाभाविक वो भी एक झिल्ली से घिरा होगा। तो उस झिल्ली का नाम क्या होता है, मेनिंजेस। क्या होता है, मेनिंजेस होता है। अब कह रहा है कि मेनिंजेस में किसी तरह का क्या कहोगे, किसी तरह का उसके अंदर चोट लग गया, या कोई बैक्टीरिया आया आकर के उसके ऊपर अटैक किया, क्या किया, जिसके चलते हो सकता है सूजन वगैरह कुछ हो जाए। नहीं, हमारा जो झिल्ली है वो किसी कारण से डैमेज हो जाए, या किसी कारण से उसके ऊपर सूजन आ जाए, तो एक तरह की वो बीमारी हो जाता है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, उस बीमारी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। हो सकता है कि कोई पावरफुल बैक्टीरिया आ गया, नहीं, और वो हमारे मेनिंजाइटिस जो झिल्ली है, मेनिंजेस जो झिल्ली है, उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के कारण सूजन आ गया। क्या आ गया, सूजन आ गया।
या किसी तरह के चोट लगा जिसके तरह से सूजन आ गया, तो उस स्थिति में उस जो एक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं क्या चीज, मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मेनिंजाइटिस के कारण ही हुई थी, मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। और झिल्ली और ब्रेन के बीच में एक द्रव होता है, एक लिक्विड भी भरा हुआ रहता है जो सुरक्षा का कार्य करता है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे क्या होता है, झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। झिल्ली के नीचे द्रव भरा रहता है, उसके बीच में, उसके नीचे जो होता है हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन होता है। अब मान लो किसी ने यहाँ पर चोट मारा, तो सबसे पहले सुरक्षा कौन करेगा, खोपड़ी। इसलिए हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है। अब बाई द वे कोई डंडा से मारा, लाठी से मारा, इस पे मार दिया इस तरह से, तो यदि जोर से मारेगा तो आपका खोपड़ी हल्का से क्या हो जाएगा, दब सकता है। तो दबेगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, झिल्ली, नहीं? उसके बाद भी यदि और जोर से मार दिया तो कहाँ जाएगा वो लिक्विड में जाकर के हल्का सा टच करेगा, अभी ब्रेन को टच नहीं करेगा, फिर भी आपका ब्रेन क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और जोर से मार दिया तो उस स्थिति में ब्रेन के क्या हो जाएगा, टच कर जाएगा। अब ब्रेन को जब टच करेगा तो कोशिका जो होता है, ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उसको चोट पहुंचेगा। और ब्रेन का जो न्यूरॉन होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उसमें टूट फूट का मरम्मत बहुत कम होता है, न के बराबर। मतलब उसका घाव नहीं छूटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। जो न्यूरॉन होते हैं, जो ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं, की कोशिका होती है, उसमें टूट फूट का मरम्मत नहीं होता है, टूट फूट का मरम्मत नहीं होता है, जिसके चलते ब्रेन में थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो फिर वो घाव हो जाता है कोशिका के अंदर, और वो घाव नहीं छूटता, नहीं भरेगा। और स्वाभाविक है, जब घाव नहीं छूटेगा तो आपका मृत्यु होना निश्चित है, सुनिश्चित है। ठीक है। इसलिए ईश्वर ने, गॉड ने ब्रेन का इतना सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका जो तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र कितने चीजों से मिलकर के बना है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, सभी मिलकर के जो तंत्र बनाती है उसी को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप का। एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक हो गया स्वचालित तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है। अब केंद्रीय, नाम ही है केंद्रीय, सेंट्रल, मतलब जो तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो बीच में एक ब्रेन होता है, एक होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो होता है, जो आपका जो रीढ़ की जो हड्डी है उसके बीच में एक संरचना होता है धागे के जैसा, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके अंदर भी लिक्विड वगैरह भरा हुआ रहता है, नहीं, एक रस्सी के जैसा होता है, धागे के जैसा संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। क्या हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारे बॉडी पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य यही दोनों करता है। कौन, ब्रेन और मेरुरज्जु। यदि कोई घटना घटता है तो उसका विश्लेषण करके कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए ये हमारा ब्रेन है, नहीं, क्विक डिसीजन लेना है तो उसके लिए कौन सी है, मेरुरज्जु है। कौन सी है, मेरुरज्जु है। याद रहेगा इतना। अब यहाँ पर ब्रेन जो होता है, अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आ जाएगा, मस्तिष्क आ जाएगा और मेरुरज्जु आ जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आ जाएगा,
मस्तिष्क आ जाएगा और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। याद रहेगा इतना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि ब्रेन ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई रहती है। तंत्रिका समझते हो ना, नलिकाएं, है कि नहीं। ये रस्सी के जैसी, धागे के जैसा जो संरचना होता है, एक तरह का ये वेन हो गया, है कि नहीं, नलिका हो गया। इस तरह से नलिकाओं का जो होता है क्या होता है, जाल होता है। आपके बॉडी के अंदर मांस निकाल लिया जाए और ब्लड वाला जो नलिका है उसको निकाल दिया जाए, तो आपके बॉडी के अंदर जो बचेगा तो नलिकाओं का एक अलग से जाल आपको दिखेगा। वही जाल जो होता है क्या कहलाता है, वही जाल कहलाता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। क्या कहलाता है, तंत्र। वही आपके बॉडी के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो बता ही दिए, ब्रेन हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और क्या हो गया, ये नर्व्स हो गया। क्या हो गया, नर्व्स हो गया। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि ब्रेन से 12 जोड़ी नलिकाएं निकलती है, मतलब तंत्रिकाएं निकलती है, और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी। जो ब्रेन होता है क्या होता है, जो ब्रेन हो गया है आपका, इस ब्रेन से कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी इस तरह से नलिकाएं निकली हुई रहती है। 12 जोड़ी नलिकाएं निकली रहती है। ये जो मेरुरज्जु हो गया, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है, इसे कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी इस तरह से नलिकाएं निकली रहती है। 31 जोड़ी नलिकाएं निकली रहती है। तो 12 जोड़ी इसका और 31 जोड़ी इसका, ये दोनों मिलाकर के एक अलग तंत्र का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं। एक चीज बताओ, जो हेड होता है, जो मेन होता है, उसके असिस्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। जैसे मान लो कि अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री, तो उनकी सुरक्षा होता है कि नहीं होता है, होता है। उनकी सुरक्षा जबरदस्त होता है। तो हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु, ये दो ठो जो होता है ना, ये मेन हो गया, तो इसकी भी सुरक्षा जबरदस्त होगा। तो जबरदस्त होगा तभी बताए हैं कि मस्तिष्क की सुरक्षा पहले कौन करता है, खोपड़ी। जैसे प्रधानमंत्री कहीं आते हैं रैली वगैरह में, देखते होइएगा, सबसे चारों ओर पहले कमांडो रहता है, सब रहता है। उसके बाद से लास्ट घेरा जो होता है, ये सब चुनावा जो पुलिस होता है, नहीं होता है, जो एक बार ट्रेनिंग में बंदूक उठा लिया, उसके बाद से कभी बंदूकों नहीं चलाता है, सब शायद, है कि नहीं। और पेट इस तरह से निकल जाता है कि 10 कदम दौड़ भी नहीं पाएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो होता है, शुरू मतलब शुरू वाला उधर से, उस सब का घेरा रहता है, नहीं। उसके इधर का, उसके जितने नदी का येगा कमांडो वगैरह सबका घेरा हुआ रहता है, ताकि कोई जो है बाहर से उनके ऊपर अटैक नहीं कर सके। उसी तरह से यहाँ भी होता है। उसी तरह से हमारा हो गया ब्रेन हो गया और मेरुरज्जु हो गया, तो इसके लिए भी कितनी सुरक्षा में रहता है, 12 जोड़ी। और इसकी सुरक्षा में और क्या कहते हैं, इसकी सुरक्षा में कितना, 31 जोड़ी। ये दोनों मिलकर के अलग सिस्टम बनाता है, नहीं, अलग क्या बनाता है, सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं। याद रहेगा कि हमारे ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है, 12, और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी। ये दोनों मिल करके जो तंत्र बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम बात कर लेते हैं स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इस तंत्र का निर्माण आपातकाल में तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न हार्मोन एड्रेनलिन द्वारा होता है। मतलब कोई आपातकाल आता है, आपातकाल का मतलब कि मान लो कि आप रात में सोए हुए हो, नहीं, अचानक नींद आपका खुलता है 12 बजे 1 बजे, छत पर सोए हुए हो, अंधेरा है, नहीं, और कहीं से फटफड़ाहट की आवाज आता है, फटफड़ाहट की आपके अगल बगल से, हाँ, जिसको चुड़ैल बोल सकते हो, भूत बोल सकते हो। अचानक कुछ ऐसा आपको खड़खड़ाता हुआ महसूस होता है, नहीं, तब क्या करोगे आप, उस टाइम में क्या होगा आपका स्थिति, आप समझो, डर जाओगे, नहीं। डर से क्या हो जाएगा, आपका आंख जो है एकदम ऐसा लगेगा कि बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, ओठ पूरा एकदम सूख जाएगा, बॉडी के अंदर बेचैनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगा कि अब क्या करें, अब भागो यहाँ से। तो भागने के लिए धीरे धीरे नहीं भागिएगा, नहीं, स्पीड में भागिएगा। क्या कीजिएगा, स्पीड में।
तो वहां पर स्पीड में भागने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अचानक आपके पास ज्यादा एनर्जी आएगा कहाँ से? तो उस टाइम में ये तंत्रिकाएं जो होती है एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एड्रीनलिन। इसको आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, एड्रीनलिन। ये हार्मोन्स आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी दे देगा, आपके बीपी को हाई कर देगा, बॉडी थर कांपने लगेगा, है कि नहीं? तो ये एड्रीनल जो होता है आपको इतना ज्यादा एनर्जी देगा कि आप एक कदम के बदले में 4 कदम छलांग लगा दोगे। 4 कदम में छलांग लगाते हो ना, तो ये हार्मोन्स आपको उत्पन्न हो जाएगा, तो आप 8 कदम छलांग लगा दोगे। इतना एनर्जी आपको ये दे देगा। तो ये कब रिलीज होता है? आपातकाल में। कब होता है? अचानक सांप आ गया, अचानक सांप आ गया, या अचानक जो है आपको किसी से झगड़ा हो गया, तो एक लीवर का है तो भी पता चलता है, उसके बाद इतना ज्यादा एनर्जी आ जाता है कि वो 2 लीवर को आसानी से थोड़ा बहुत झेल ही लेता है, वो नहीं झेल लेता है। तो अचानक कहाँ से उतना एनर्जी आ जाता है? आपातकाल में ये तंत्रिकाएं जो है एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। क्या नाम है? एड्रीनलिन। और वो हार्मोन जब उत्पन्न होता है तो ये सभी शक्तियां हमको क्या कर देता है? दे देता है। और इस तरह से अलग तंत्र बन जाता है, सिस्टम तैयार हो जाता है, नहीं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वचालित तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या होता है इस स्थिति में? आपातकाल में जो कोई घटनाएं घटती है और वहां पर आपका सारा तंत्र जो होता है, अचानक कोई डिसीजन लेना है कि नहीं? अब मान लो कि ब्रेन कहेगा, मान लो अचानक आपके सामने कोई चुड़ैल आ गई, हालांकि साइंस ही सबको मानता नहीं, होता नहीं है, फिर भी चलो मान लो अचानक आपके सामने चुड़ैल आ गई, तो ब्रेन यही ना कहेगा कि भागो। अरे ब्रेन यही ना कहेगा कि भागो। सांप आ गया तो ब्रेन क्या कहेगा? भागो। वो आपको तो एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी देगा जैसे भागते हो वैसे भागिएगा। तो वहां पर एक अलग तरह का, जिसपे न तो ब्रेन का कंट्रोल होता है न तो मेरुरज्जु का कंट्रोल होगा, एक अलग तरह का हार्मोन से रिलीज होता है। और वो हार्मोन कौन रिलीज करता है? यही सब तंत्रिकाएं रिलीज करती है, नहीं? तो एक अलग तरह का तंत्र विकसित हो गया, और वो तंत्र हमें क्या करता है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिसके चलते हम मैंने जितना हमारे पास एनर्जी उससे डबल एनर्जी हमको मिल जाता है, और तेजी से कूदना, भागना, दौड़ना क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं। या मारना है तो मारना भी क्या करते हैं? चालू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वचालित। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं ब्रेन। क्या चीज? ब्रेन के कितने भाग होते हैं? जो मस्तिष्क होते हैं उसका भी अपना अलग अलग भाग होता है। जैसे मान लो जो प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अंदर ये पावर होता है कि जितने डिपार्टमेंट है, जितने विभाग हैं, वो चाहे तो अकेले उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे शिक्षा विभाग हो गया, रेल विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, नहीं? वो चाहे तो अकेले उस सबको अपने से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी टोटल विभाग को देखे, है कि नहीं, हर तरह से हमारा सही से काम हर विभाग में हो सके, तो क्या संभव है? नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अपने असिस्टेंट नियुक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मंत्री। क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं, मिनिस्टर बोला जाता है। चलो भाई, रेल तुम देखो तो क्या कहेंगे? रेल मंत्री। वित्त को तुम देखो, फाइनेंस को तुम देखो तो उसको बोला जाता है वित्त मंत्री बोला जाता है, नहीं? शिक्षा को तुम देखो, शिक्षा मंत्री बोला जाता है। अब प्रधानमंत्री का नजर सब पे रहेगा, लेकिन कार्य वही करेगा जिसको दिया गया है। क्या करना है क्या नहीं करना, सारा काम वो करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसी तरह से हमारा ब्रेन भी होता है, उसको बहुत सारा काम देखना रहता है, तो एक अकेले संभव नहीं है। इसीलिए ब्रेन जो होता है वो 3 भाग में बट जाता है, और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाती है, नहीं? तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, नहीं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ब्रेन के कितने भाग हो गए? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग फोकस करते हैं।
अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग में बटा होता है। नहीं, जैसे एक होता है केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री दे दिए, मान लो दे दिया आपको शिक्षा विभाग दे दिए तो शिक्षा मंत्री हो गया। तो प्रधानमंत्री जिस मंत्री को अलॉट करेंगे शिक्षा विभाग तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहलाता है, सेंट्रल। अब सेंट्रल मंत्री जो होता है वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अरे भाई इतना बड़ा देश है, राज्य स्तर पर भी सबको देखना है तो सब हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करता है, वो हाँ वो राज्य स्तर पर वो छोटे छोटे मंत्री को अपना मतलब अपना असिस्टेंट वो नियुक्त कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं? तो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री को बना दिए और केंद्रीय मंत्री भी अपना असिस्टेंट खड़ा कर दे, क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री। जैसे अभी आप लोग विभाग का बंटवारा हुआ है तो कोई केंद्रीय मंत्री बना है, कोई राज्य मंत्री बना है, नहीं तो राज्य मंत्री हो गया। तो उसी तरह से हमारा अग्र मस्तिष्क भी होता है, आगे वाला मस्तिष्क है कि नहीं, तो वो भी कहता है कि भाई अकेले हमसे जो काम करना वो नहीं हो पाएगा, वो भी अपना 3 असिस्टेंट रख लेता है। क्या नाम है उसका? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। नहीं तो अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बट गया है? 3 भाग में। कौन कौन? प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहा जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। कौन कौन? प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम, तो ज्यादा हम लोग सेरिब्रम के नाम से ही जानते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देख लेते हैं इन सभी का क्या क्या कार्य है। नहीं तो सेरिब्रम जो होता है ना वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम। मतलब सेरिब्रम जैसे आपको ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण होता है, तो सेरिब्रम क्या करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा है कि खराब है कि नहीं, ये काम करें कि नहीं करें, कौन सा दोस्त को धोखा देना है, किसको धोखा नहीं देना है कि नहीं, ये सारा जो होता है काम कौन करता है? सेरिब्रम। इसीलिए इसको बोलते हैं बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। तो आपसे कोई पूछे कि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम। कौन होता है? इसका नियंत्रण किस पर होता है? ऐच्छिक क्रिया पर। ऐच्छिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? सेरिब्रम का। ऐच्छिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? ये पूरे मस्तिष्क का 60% जगह अकेले घेरे हुए है। जो पूरे मस्तिष्क है ना ब्रेन, उसका कितना परसेंट? 60% अकेले ये सेरिब्रम घेर करके रखा हुआ है। बाकी 40% में ये मध्य है और पश्च मस्तिष्क है। बात समझ रहे हो? 60% ये अकेले जगह घेरा हुआ है आपका। इसका मतलब इसको ज्यादा कार्य करना पड़ता होगा, इसीलिए तो इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है ये तापमान का एहसास आपको दिलाता है। जैसे अभी टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ये चीजें किसके पास जाता है? थैलेमस के पास। टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है, इसका डिसीजन लेना किसका काम है? थैलेमस का। अग्र मस्तिष्क में है। थैलेमस कहाँ पर है? अग्र मस्तिष्क में। तो मान लो कि थैलेमस यदि आपका डैमेज हो गया, काम सही से नहीं कर रहा है, तो आपको टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। 50 डिग्री भी चल जाएगा टेम्परेचर, फिर भी आपको एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर थैलेमस यदि डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो यही हमें टेम्परेचर का, तापमान का एहसास दिलाता है। कौन दिलाता है? तापमान का एहसास। मान लो शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को बहाल कर दिए और शिक्षा मंत्री के जो है कोई इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री को नहीं देगा, तो प्रधानमंत्री को क्या शिक्षा किस तरह का है वो पता चलेगा? चलेगा पता? नहीं पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं चलेगा, मतलब हमारे बॉडी को एहसास नहीं होगा। कब? जब थैलेमस जवाब दे देगा तो हमको टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। फिर कह रहा सूंघने एवं स्वाद में भी ये सहयोग करता है। मतलब आप स्वाद खाते हो तो किसी का स्वाद जो आपको मिलता है, या कोई स्मेल आता है, सुगंध या गंध आता है, नहीं तो उसका एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। तो थैलेमस जब खराब हो जाएगा तो कितना भी पकवान बना लो सुगंधित, वो आपको फील नहीं होगा। तो सुगंध और स्वाद का एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। है कि नहीं? खट्टा है कि मीठा है, चटकदार है, इस सब का एहसास कौन दिलाता है?
थैलेमस दिलाता है। कौन दिलाता है? फिर कह रहा बाहरी दर्द का एहसास, बाहरी दर्द का एहसास भी थैलेमस ही दिलाता है। बाहरी दर्द का मतलब कोई सुई चुभा दिया तो दर्द होता है, तो दर्द होता है तो ये कौन कौन हमको एहसास दिलाता है? थैलेमस। कौन दिलाता है? थैलेमस दिलाता है। तो थैलेमस का क्या काम है? टेम्परेचर पर नियंत्रण रखता है? नहीं। सूंघने और स्वाद में इसका नियंत्रण रहता है। उसके अलावा बाहरी दर्द का एहसास कराने पर इसका नियंत्रण होता है? नहीं। तो इन 3-4 चीजों पर इसका नियंत्रण होता है। तो यदि थैलेमस नहीं रहेगा तो इन 3-4 चीजों को हम फील नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हाइपोथैलेमस। ये आंतरिक टेम्परेचर मतलब बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को फील कर, जैसे बुखार, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं तो हमको क्या फील होता है? बुखार फील होता है। ये कौन एहसास दिलाता है? हाइपो। ये बाहरी तापमान को, जैसे वायु में कितना है, जैसे वायुमंडल में पर्यावरण में टेम्परेचर कितना है, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडा, तो बाहरी तापमान हो गया वो। आंतरिक क्या हो जाएगा? आंतरिक, जैसे आपका बुखार हो गया तो इंटरनल आंतरिक तापमान हो गया वो। तो आंतरिक तापमान का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस दिलाता है। फिर आंतरिक दर्द, जैसे पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। बाहरी दर्द, जैसे सुई चुभाना, बाहर से कोई काम कर रहा है तो कौन एहसास दिलाएगा? थैलेमस। आंतरिक दर्द, जैसे पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस दिलाएगा। हाइपोथैलेमस दिलाता नहीं। शरीर के अंगों को मोड़ने में ये सहायक होता है, मतलब कि शरीर का जैसा हाथ, हम हाथ ऐसे कर रहे हैं तो ये हाथ ऐसे मोड़ना है, इस पे किसका नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस यदि काम करना बंद कर दे तो आप अंगुली, हाथ के मतलब आपके बॉडी के किसी भी भाग को आप मोड़ नहीं सकते हो। आप अपने बॉडी के किसी भी भाग को मोड़ नहीं सकते हो। किसके चलते हम लोग मोड़ पाते हैं? हाइपोथैलेमस के चलते। किसके चलते? हाइपोथैलेमस के चलते। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? बुद्धि अंग, चतुराई का केंद्र, बुद्धि अंग। इच्छित क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। किस क्रिया पर? उसके पास आ जाता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? स्वाद का एहसास दिलाता है, नहीं गंध का एहसास दिलाता है, बाहरी तापमान का एहसास दिलाता है, बाहरी दर्द का एहसास दिलाता है। हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान का एहसास दिलाता है, आंतरिक दर्द का एहसास दिलाता है, और हाँ हाँ, और क्या करता है ये? वही मतलब सूंघने का, ताप नियंत्रण, ये सब 3 चीजें हो गया जो आप याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ओ यहाँ पर है ना हाइपोथैलेमस ना। अच्छा, संवेदना फीलिंग, जैसे आपको भूख लगा है, नहीं तो एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नहीं रहेगा तो आपको भूख लगा है कि नहीं लगा, एहसास नहीं होगा आपको। तो एहसास नहीं होगा तो खाना नहीं खाइएगा, और खाना नहीं खाइएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, है कि नहीं? घृणा, नफरत, है कि नहीं, भूख, प्यास, इस सभी को एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस दिलाता है। हाइपोथैलेमस दिलाता है। याद रहेगा इतना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया मध्य मस्तिष्क। तो मध्य जो मस्तिष्क होता है ना, वो जो होता है देखने एवं सुनने में सहायक होता है। देखने में और सुनने में। जैसे मध्य मस्तिष्क होता है, जैसे आप किसी चीज को देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, ये सब गुना भाग कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। आवाज सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? आवाज सुन, हम बोल रहे हैं उस चीज को सुन रहे हो, तो क्या सुन रहे हो, है कि नहीं? इस चीज का एहसास कौन दिलाता है? मध्य मस्तिष्क। यदि मध्य मस्तिष्क आपका काम करना बंद कर दे तो आपको देखने और सुनने की क्षमता क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यदि ब्रेन में ये मध्य मस्तिष्क जो होता है, ये यदि क्या कहते हैं, ये काम करना बंद कर दे तो आपके अंदर जो देखने एवं सुनने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगा। खत्म। आंख आपका ऐसे घूमते रहेगा लेकिन ब्रेन को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको रिसीव करने वाला ही गायब है। रिसीव करने वाला ही गायब। तो मध्य मस्तिष्क का काम कौन सी है? देखने एवं सुनने में सहायता करना, नहीं एहसास दिलाना। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या चीज? हाँ, पीछे वाला, जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। तो पश्च मस्तिष्क भी 3 भाग में बटा रहता है। कौन कौन?
अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। पोन्स विलाई, पोन्स, पोन्स, पोन्स क्रीम याद रहेगा ना, हाँ तो पोन्स। और विलाई तो बिली याद रहेगा ना, हाँ तो पोन्स विलाई। कौन हो गया पहला, कौन हो गया अनुमस्तिष्क, दूसरा कौन हो जाएगा पोन्स विलाई, और तीसरा हो जाएगा मेडुला ओब्लेंगेटा, ओब्लेंगेटा। तब सिर्फ मेडुला याद रखना, क्या याद रखना मेडुला। तो पश्च मस्तिष्क के कितने टाइप्स हो गए, 3, कौन कौन, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। किसके भाग हो गए, पश्च मस्तिष्क के पीछे वाले जो ब्रेन होता है ना उसके पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं कि किसका क्या काम है। तो अनुमस्तिष्क को हम लोग छोटा दिमाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। जैसे एक फिल्म है जिसमें नाना पाटेकर कहता है यहाँ मारने का नहीं, यहाँ पर छोटा दिमाग है, छोटा मतलब, हाँ उसी को बोला अनुमस्तिष्क को। किसको बोला है वो, अनुमस्तिष्क को। तो छोटा दिमाग है, इधर मारने का नहीं। अच्छा, ये शरीर का संतुलन पर नियंत्रण रखता है, याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा ये वाला पॉइंट, कि शरीर के संतुलन पर किसका नियंत्रण होता है। इसीलिए इसको पियकोड़ों का मस्तिष्क भी कह सकते हैं, पियकोड़ों का मस्तिष्क। दारू पीता है सब, अरे लोग पीता है कि नहीं पीता है, तो देखो पी करके कहीं नाला में ढह जाएगा, कहीं रास्ते में गिर जाएगा, उसका कुत्ता मुंह चाटते रहता है, फिर भी सोया हुआ है आराम से, है कि नहीं, मक्खियां भिनक रही है कि नहीं, चलता है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो वहां पर होता क्या है, उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है। संतुलन गड़बड़ाने का मतलब उसका अनुमस्तिष्क जो है काम करना ठीक से बनकर, हाँ ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। तो होता क्या है कि जो दारू जो पीता है, शराब जो पीता है सब, तो उसमें होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है हमारे अनुमस्तिष्क को निष्क्रिय कर देता है, मतलब ये, हाँ ये निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। और अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो आपका शरीर का बैलेंस तो इसी का नियंत्रण आता है ना, कि पैर कैसे बढ़ाना है, आराम से इसे बढ़ाना है, नहीं। अब अनुमस्तिष्क जब आपका काम नहीं करेगा तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा, और संतुलन गड़बड़ा जाएगा तो लड़खड़ाते हुए चलिएगा। इसीलिए इसको पियकोड़ों के मस्तिष्क के नाम से याद रखिएगा, पियकोड़ों का मस्तिष्क। हाँ क्या होता है पियक्कड़ों का, क्या होता है संतुलन, मतलब संतुलन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क द्वारा। पियकोड़ों का मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पियकोड़ों का मस्तिष्क क्या होता है, उसमें शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। फिर यहाँ पर आता है शरीर, कहाँ गया, शरीर के मोड़ने में, सॉरी हम यहाँ पर बोल दिए देखा उसको, ये सॉरी इसको याद रखिएगा। यहाँ पर शरीर के अंगों को मोड़ने में सहायक होता है, नहीं कैसे कैसे क्या मोड़ना है, क्या करना है, इस पर किसका नियंत्रण होता है, अनुमस्तिष्क का। किसका नियंत्रण होता है, अनुमस्तिष्क का। अब हम बात करते हैं पोन्स, क्या चीज, पोन्स। ये दोनों जो होता है ना, ये वाला, ये अनैच्छिक क्रिया पर इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। कौन से क्रिया पर, अनैच्छिक है। तो पोन्स जो होता है उस श्वसन पर इसका नियंत्रण होता है, आपको सांस कैसे लेना है, श्वसन क्रिया कैसे करना है कि नहीं, कितना ऑक्सीजन लेना है, कितना ऑक्सीजन लेना है, कितना लेना है, सब पर नियंत्रण किसका होता है, पोन्स का। ये मेन पॉइंट होगा, याद रखिएगा कि श्वसन पर नियंत्रण किसका होता है, पोन्स भी दे सकता है या पश्च मस्तिष्क भी दे सकता है। पश्च मस्तिष्क का नहीं सब भाग हो गया, नहीं तो याद रखिएगा पश्च, इसमें से कोई नहीं देता, पश्च मस्तिष्क पर टिक लगाएंगे। अच्छा, उसके अलावा उद्दीपन को मस्तिष्क के सभी भागों तक पहुंचाना, जो बाहर से जो पर्यावरण में जो घटनाएं घटती है और उसको ग्राही अंग के द्वारा जो ब्रेन में पहुंचाया जाता है, तो ब्रेन का हर भाग में जहाँ जो जिस, जैसे मान लो कि कोई चीज घटना घटता है तो कौन विभाग का वहां पहुंचा देना है, नहीं तो ये पोन्स जो होता है ना सभी विभागों तक पहुंचाने के काम कर देता है। कौन, पोन्स, जिसका जो काम है वहां पर मैसेज में क्या कर देता है, ये भेज देता है। तो वही कह रहा है उद्दीपन को मस्तिष्क के सभी भागों तक पहुंचाने के काम कौन करता है, पोन्स। अपना वाला रख लेगा, श्वसन पे इसका नियंत्रण है तो श्वसन का देखभाल ये करेगा। अब बाकी सबको जिसको जहाँ जरूरत है, जैसे मान लो कि अनुमस्तिष्क के काम कौन से, शरीर का संतुलन, नहीं तो संतुलन वाले को भेज देगा, मतलब अनुमस्तिष्क के पास भेज देगा, क्या करेगा उसके पास, जिसका जो विभाग उसके पास क्या करेगा, भेज देगा। ये काम होता है पोन्स का। अब हम बात करते हैं मेडुला।
तो मेडुला भी अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है नहीं। तो अनैच्छिक क्रिया में कौन कौन से क्रिया आ जाएगा, जैसे पाचन पर, धड़कन, छींकना, उल्टी, ये सब पर नियंत्रण होता है मेडुला का। किसका नियंत्रण होता है, मेडुला। मेडुला काम नहीं करेगा तो आपका उल्टी होना चालू हो जाएगा, छींक छाक चालू हो जाएगा नहीं, पाचन में और सब पाचन सही से नहीं हो पाएगा, धड़कन जो है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। कौन, जब मेडुला सही से काम नहीं करेगा तो, काम नहीं करेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से फिर से एक बार, हमारा नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आ जाएगा, एक ब्रेन आ जाए, एक मेरुरज्जु आ जाएगा, एक ब्रेन आ जाए, एक मेरुरज्जु आ जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तो ब्रेन से 12 जोड़ी जो नलिकाएं निकलती है तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से एक ही जोड़ी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, जो तंत्र बनाती है, उसी को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो आपातकाल में तंत्रिकाओं से एक हार्मोन से निकलता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन। क्या कहते हैं, एड्रेनलिन। इस तरह से ये हो गया हमारा स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं ब्रेन, क्या चीज, ब्रेन। तो ब्रेन 3 भाग में बटा रहता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग में बटा हुआ रहता है नहीं, एक को हम कहते हैं सेरिब्रम, दूसरे को थैलेमस और तीसरे को हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को हम लोग कहते हैं बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं। उसके बाद से इसका नियंत्रण किस पर रहता है, ऐच्छिक क्रिया पर। ये 60% जो होता है पूरे ब्रेन का 60% अकेले कवर करता है। फिर हम आते हैं थैलेमस। तो थैलेमस का काम कौन सी है, ताप पर नियंत्रण रखता है, सूंघने एवं स्वाद पर नियंत्रण रखता है नहीं, बाहरी दर्द का एहसास कराता है, बाहरी दर्द का। और हाइपोथैलेमस इसके विपरीत हो जाएगा, आंतरिक तापमान, आंतरिक दर्द का एहसास दिलाता है, और ये संवेदना या फीलिंग का एहसास दिलाता है नहीं, संवेदना और फीलिंग का एहसास दिलाता है। फिर मध्य मस्तिष्क, तो इसके देखने एवं सुनने पर इसका नियंत्रण होता है, क्या देख रहे हो है कि नहीं, ये सब क्या सुन रहे हो है कि नहीं, ये सब पर नियंत्रण किसका रहता है, मध्य मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क 3 भाग में बटा रहता है, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, पोन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला। अनुमस्तिष्क पियोकोड़ो का मस्तिष्क, जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, शरीर के संतुलन को क्या करता है, कंट्रोल कर, शरीर के संतुलन पर कंट्रोल करता है। उसके बाद पोन्स, श्वसन पर नियंत्रण रहता है, और जो भी जो हम बाहरी जो घटनाएं हम जो ग्राही अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है उद्दीपन को, तो वो जिसका जो काम है वहां तक उसको क्या करना, भेज देना, हर विभाग तक उसको क्या करना, पहुंचा देना। उसके बाद से आता है मेडुला, तो अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण होता है इसका। ये पाचन, धड़कन, छींकना, उल्टी आदि पर इसका क्या रहता है, नियंत्रण, आदि पर इसका नियंत्रण रहता है। ये हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोगों का होगा कि हार्मोन्स, क्या चीज, हार्मोन्स क्या होता है, मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां। हालांकि बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है कि नहीं, फिर थोड़ा बहुत नॉलेज हम दे देंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेगा वो हमारा रहेगा क्या चीज, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अर्थात हार्मोन्स रहेगा। क्या रहेगा, हार्मोन्स रहेगा।